हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में अपन सी यू सी ई टी 2019 के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन आए वो सारे डिस्कस करेंगे। और इसमें अच्छी बात ये है कि जितने भी क्वेश्चन आए उसको करने से आपको ऐसा लगेगा कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का रिवीजन सा हो गया। यानी कि इसमें नंबर ऑफ वेराइटी क्वेश्चन के सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी हैं, अच्छे क्वेश्चन भी हैं, उनमें जोर नहीं आने वाला। पर अपना टारगेट ये नहीं रहेगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व करना, अपना टारगेट ये रहेगा कि इनके आसपास के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो अपने को ध्यान रहे, ताकि आगे जो अपन एग्जाम में क्वेश्चन दे तो वो अपने गलत ना हो। जैसे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उसमें बेसिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कौशी रीमान इक्वेशन है, इंटायर फंक्शन, स्टर्म लिउविल थ्योरम का एप्लीकेशन है, कौशी गॉसेट थ्योरम का एप्लीकेशन है, और कौशी इंटीग्रल फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं उस पर बेस्ट एग्जांपल भी अपन देखेंगे। सो एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो कौशी गॉसेट थ्योरम का ही है। यानी कि सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि एफ जेड इज एनालिटिक इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी एंड एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस इन डी, देन इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड, जहाँ पे सी कोई क्या है, क्लोज कंटूर दिया हुआ अपने को होगा, यानी क्लोज करो अपने को गिवन होगा। तो अपने को बताना है कि एफ एनालिटिक है, एफ डैश जेड कैसा है, कंटिन्यूअस है, तब इसका इंटीग्रल बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब एफ जेड एनालिटिक होता है तो एफ डैश जेड भी एनालिटिक होता है, और जब एफ डैश जेड एनालिटिक हो जाता है यानी कि एफ डैश जेड डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो अपने आप ही होगा। यानी कि इस बात से ही तय हो गया कि ये एफ डैश जेड कंटिन्यूअस तो होगा। अब इसका क्या यूज है वो और देखते हैं आगे। तो यहाँ पे अब अपने को पता है कि एफ जेड इज एनालिटिक इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन। तो सबसे पहली बात तो सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है और डोमेन क्या होता है। तो सिंपली डोमेन बोलने का मतलब है कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि वो डोमेन है। और सिंपली कनेक्टेड बोलने का मतलब कि कोई भी उसमें होल नहीं होना चाहिए, जैसे इस प्रकार का होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पे एक होल हो गया, यहाँ पे एक होल हो गया और ऐसा ऐसा बना हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ऐसा होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी होल नहीं होना चाहिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंपली कनेक्टेड डोमेन बोलेंगे। तो एफ जेड कहाँ पे एनालिटिक है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन में एनालिटिक है। ठीक है, उसके बाद एफ डैश जेड कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो अब एनालिटिक है तो वो तो हमने देख ही लिया कि वो कंटिन्यूस तो हो ही जाएगा, क्योंकि एफ जेड एनालिटिक है तो एफ डैश जेड भी एनालिटिक हो जाएगा और एफ डैश जेड कंटिन्यूस भी हो जाएगा। अब कौशी गॉसेट थ्योरम क्या बोलती है कि एफ जेड एनालिटिक था तो कंटिन्यूस तो हो गया। कौशी गॉसेट थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है कि एफ इज एनालिटिक इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन देन इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड जीरो फॉर एनी क्लोज कंटूर सी इनसाइड डी। यानी इसके अंदर अपन कोई कर्व लेंगे सी, जैसे ऐसे ले लिए, तो इंटीग्रल अलोंग ओवर सी एफ जेड डी जेड जीरो हो जाएगा। कब, जब सी उसके अंदर हो और एफ जेड कैसा हो, एनालिटिक हो कहाँ पे, और सिंपली कनेक्टेड डोमेन में एनालिटिक होने पे। तो यानी इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा जब एफ जेड एनालिटिक हो सिंपली कनेक्टेड डोमेन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कौशी गॉसेट थ्योरम की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर जीरो आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कौशी गॉसेट थ्योरम का एप्लीकेशंस भी है, और कौशी इंटीग्रल फॉर्मूला कैसे अपना अप्लाई करते हैं वो भी इसमें देख लेंगे। तो द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल मोड जेड माइनस टू इक्वल्स टू टू से 5z+7 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2z-3 डी जेड इक्वल्स टू, यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे जो सी गिवन है, यानी कि किस रीजन में अपने को फाइंड आउट करना है, वो दे रखा है अपने को मोड ऑफ z-2 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कल है विथ सेंटर तो कहाँ पे, 2,0 पे, और रेडियस उसकी कितनी है, 2 है। तो अपन देख लेंगे कि 2,0 वाला और रेडियस 2 वाला सर्किल कैसे बनता है। और इस जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन एफ जेड है, 5z प्लस अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2z-3, इसकी सिंगुलरिटी क्या है, यानी ये कहाँ पे एनालिटिक नहीं है। तो वो अब जैसे पी जेड अपॉन क्यू जेड टाइप का फंक्शन होता है, तो वो क्यू जेड के जो जीरो होते हैं वहाँ पे एनालिटिक नहीं होते। तो अपन नीचे वाले फंक्शन के जीरो निकाल लेंगे, जो कि दो और एक, सॉरी जो भी आएंगे, मतलब 3 और 1 आएंगे। तो वो देख लेंगे कि सर्कल के अंदर आ रहे हैं तो वहाँ पे इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, और बाहर जाएंगे तो कैसे इंटीग्रल निकालते हैं वो अपन देख लेते हैं। पहले तो इसका जो सर्किल है उसका रीजन बनाते हैं कि कैसा सर्किल दिखेगा। तो सर्किल कुछ जैसे, अब अपने को पहले तो ये पता होना चाहिए कौशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाते हैं कैसे, वो होता है क्या। अपने को ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। कौशी इंटीग्रल फॉर्मूला होता है कि अगर एफ एनालिटिक है सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में, और जेड जीरो कोई पॉइंट है डी के अंदर जहाँ पे अपन ऐसे मान सकते हैं फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, एफ एन जेड जीरो, यानी कि एफ की एन एच डेरिवेटिव एट जेड जीरो इक्वल होता है फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर n+1 डी जेड। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या थोड़ा इसको अपन को तो ये इंटीग्रल वाला चाहिए, तो इंटीग्रल लेंगे तो 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर n+1 डी जेड क्या बन जाएगा, 2 पाई आइटा अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन जेड जीरो। यानी कि उसका एन एच डेरिवेटिव जब नीचे n+1 आए, तो अगर नीचे 1 आएगा तो ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे एफ जेड में। तो अब तो ये तो क्या गया, कौशी इंटीग्रल फॉर्मूला आ गया जिससे अपन इंटीग्रल को निकाल सकते हैं, यानी कि ये वाला फॉर्मूला अपन लगाएंगे। अब अपने को पता होना चाहिए कि इसके लिए जेड जीरो तो क्या होगा, और सर्किल का रीजन कैसा है, और जेड जीरो क्या है, तो फिर वो देख लेते हैं। पहले अपन को डायग्राम बनाते हैं कि सर्किल कहाँ से होगा। जैसे अपन को पता है कि 2,0 है और रेडियस उसकी 2 है, तो 2,0 और रेडियस 2 तो वाला तो ऐसा सर्किल बन जाएगा, यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा 2,0 और रेडियस इसकी 2 है, तो ये तो सर्किल बन गया।
अब इस फंक्शन की जो अपने को गिवन है, तो नीचे वाले फंक्शन जेड स्क्वायर प्लस टू जेड माइनस थ्री इसका जीरो करेंगे तो जेड इक्वल्स टू वन और माइनस का थ्री आ रहा है, तो जेड इक्वल्स टू वन तो इस सर्किल के अंदर आ जाएगा, जेड इक्वल्स टू वन तो कहीं यहाँ पे होगा, तो उसको अपने से राउंड आउट कर लिया। और जेड इक्वल टू माइनस थ्री तो इसके सिंपली कनेक्ट डोमेन के बाहर है, तो इसका तो इस इंटीग्रल में कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन कैसे है, एनालिटिक है, फंक्शन तो सिर्फ एनालिटिक, क्योंकि अपने को जो रीजन दे रखा है जेड इक्वल टू माइनस थ्री पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और अपने को रीजन तो दे रखा है कि अपने को तो बस इसी सर्कल के अंदर बताना है, तो इसी सर्कल के अंदर तो फंक्शन ये जेड इक्वल टू वन पे एनालिटिक नहीं है, तो इसके लिए अपन कोस इंटीग्रल फॉर्मूला लगा देंगे और इसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, क्योंकि ये तो इस सी के बाहर है, आउटसाइड हो गया, तो अब इस सी के बाहर है। अब इसको जब ऐसे तोड़ सकते हैं अपन कि जेड माइनस टू मोड इक्वल टू सी फाइव जेड प्लस वन अपॉन सेवन अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड प्लस थ्री, इसके फैक्टर कर लिया अपन ने। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, यानी एक बार तो C1 के करस्पॉन्डिंग और एक बार अपना जो C2 वाला कर्व है जो उसके करस्पॉन्डिंग अपन इसको लिख लेते हैं, यानी कि जो C2 वाला ये है, ये जो C2 है और ये C1 है, अपने को पूछा इसके अंदर ही है, पर इसके अराउंड तो जीरो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन वो जो कर्व अपने को गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा ये C1 प्लस C2 वाला, और ये वाला इंटीग्रल जीरो, बिकॉज यहाँ पे अपने को कर्व है वो C है वो इसके बाहर है, तो यहाँ पे अपने से मान सकते हैं कि फंक्शन इस जो कर्व अपना C1 वाला था इसके करस्पॉन्डिंग एनालिटिक हो गया, और कोसी-कोसेट थ्योरम से ये वाला इंटीग्रेशन तो जीरो हो जाएगा। अब बाकी बचता है ये वाला, इसमें अपन कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसमें कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इसमें कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाने का मतलब ये है कि अपना जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस वन और एफ एन जेड होता है, तो यहाँ पे अपन देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ जेड प्लस सेवन अपॉन जेड प्लस थ्री अपॉन जेड माइनस सेवन, यानी कि इसको अपन एफ जेड मान सकते हैं और नीचे जेड माइनस वन, तो एन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो टू पाई आइटा फैक्टोरियल जीरो एफ जेड जीरो, एफ जेड अपना क्या है फाइव जेड प्लस सेवन अपॉन जेड प्लस थ्री, तो यहाँ पे अपन जेड की जगह क्या पुट कर देंगे, वन पुट कर देंगे, और जब जेड की जगह वन पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, टू पाई आइटा इंटू एफ जेड जीरो, यानी कि टू पाई आइटा इंटू फाइव प्लस सेवन अपॉन वन प्लस थ्री, यानी कि 12/4, तो ये 3 आ जाएगा, तो 6 पाई आइटा, यानी कि इंटीग्रल ओवर जेड माइनस टू से टू फाइव जेड प्लस सेवन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस टू जेड माइनस थ्री इक्वल्स टू 6 पाई आइटा, तो इसका आंसर क्या आ गया 6 पाई आइटा। तो यहाँ पे अपने देखा कि कोसी इंटीग्रल फॉर्मूले का कैसे यूज करा, तो कोसी इंटीग्रल फॉर्मूले पे तो एक क्वेश्चन हर बार आता है, भले वो कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सिलेबस में लिखा है, तो वहाँ पे कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला तो 100% पूछा जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एफ एन जेड जीरो फैक्टोरियल अपॉन टू पाई आइटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस वन डी जेड, तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अपन इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर क्या है 6 पाई आइटा, तो अब देख लो 6 पाई आइटा, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अब इसे इंटीग्रल के क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ऐसे मतलब ऐसे नहीं होना कि इंटीग्रल छोड़ दें पढ़ने नहीं या कैसे करें, तो इंटीग्रल तो जरूर पढ़ना ही है, क्योंकि इसके 2 या 3 क्वेश्चन तो इजीली पूछे जाते हैं और जो कुछ हार्ड नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इधर इंटीग्रल 3 आइटा से 1 माइनस आइटा 4 जेड डी जेड, अब ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, साधारण, जैसे मतलब यहाँ पे वेरिएबल जेड है और इंटीग्रल भी आइटा में दे रखी है, तो 4 जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 जेड स्क्वायर, और इसमें लिमिट पुट करनी है अपने को कहाँ से 3 आइटा से 1 माइनस आइटा, यानी कि 2 इंटू वन माइनस आइटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू नाइन आइटा, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ खास कैलकुलेशन भी नहीं है ना कुछ और है, तो इसका करने के लिए मतलब वही जब से अपन नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं कि 2 जेड स्क्वायर हो जाएगा और इसकी लिमिट पुट कर देंगे 3 आइटा से 1 माइनस आइटा, तो 2 इंटू वन माइनस आइटा का होल स्क्वायर माइनस का 3 आइटा का स्क्वायर, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, मतलब कुछ खास करना ही नहीं है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए थे इसमें, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 18 माइनस 4 आइटा, तो इसका आंसर 18 माइनस 4 आइटा आ जाएगा। यानी ये तो आप एक सेकंड में ऐसे क्वेश्चन था कि इसके तो आपको नंबर लेने थे, बस टाइम बचा के इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन को नंबर लेने थे, कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी इसमें, क्योंकि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 18 माइनस 4 आइटा। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें तो मतलब 11th क्लास का जो क्वेश्चन होता है ना वही पूछ लिया, 11th वाला भी थोड़ा आसान रहता है, इसमें भी लिमिट निकालनी, तो ये तो लिमिट आप देखेंगे अपने को पता है कि आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, आइटा क्यूब क्या होता है माइनस का आइटा होता है, और आइटा की पावर 4 क्या होती है 1 होती है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे अपने को गिवन है कि लिमिट जेड टेंस टू आइटा जेड टू दी पावर 10 प्लस 1 अपॉन जेड टू दी पावर 6 प्लस 1 का लिमिट पूछा है, तो जब लिमिट जेड टेंस टू आइटा लेंगे तो ये तो क्या बनेगा -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, यानी कि 0/0 फॉर्म बन गई। अब 0/0 फॉर्म बन जाती है तो अपन क्या लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर नीचे का डेरिवेटिव नीचे, तो यानी ऊपर क्या बन जाएगा 9 सॉरी 10 इंटू जेड टू दी पावर 9 अपॉन 6 इंटू जेड टू दी पावर 5, और लिमिट जेड टेंस टू अपना क्या रहेगा आइटा रहेगा, तो जब आइटा पुट करेंगे तो ऊपर तक अपने 10 आइटा की पावर 9 तो आइटा बन जाएगी, क्योंकि आइटा की पावर 8 क्या हो जाता है 1 अपॉन 6 आइटा, तो आइटा से आइटा कैंसिल हो जाएगा, तो 10/6 यानी कि 5/3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/3। तो इसमें कुछ करना नहीं था,
सिंपल से था, बस 0/0 फॉर्म बना था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0/0 फॉर्म बन रहा था, तो अपन इसको कैसे एल हॉस्पिटल रूल लगा लिया इसमें, और इसका आंसर 5/3 आ गया। जैसे 0/0 तो ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे का नीचे कर दिया, और 5/3। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे वाले जो 2 क्वेश्चन है वो भी बस बिल्कुल ऐसे सेम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब बताओ, ये क्वेश्चन तो पूछने का ही नहीं था कि z इक्वल टू 2 - 3 आइटा, तो मोड z अपन को पता है कि अगर z इक्वल्स टू a प्लस आइटा b होता है तो उसका मोड अपन लिखते हैं रूट ऑफ a² प्लस b²। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो कितनी होगी, 2 होगी, और b की वैल्यू -3, यानी कि 4 + 9 का स्क्वायर रूट, तो क्या आ गया, 13 आ गया। तो इसका आंसर √13। बस ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि 13 -13 -1 कैसे। और इसी प्रकार से आगे वाला है कि इंटीग्रेशन ओवर 0 से 1 z e⁻2z dz। तो ये इंटीग्रल अपन कैसे करेंगे, u इंटू वी से कर लेंगे। जैसे अपन x e⁻x का करते हैं, वैसे यहाँ पे z इंटू e⁻2z का करेंगे। तो वही अपन करते हैं ना, फर्स्ट को बाहर रख लेते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो सेम उसी प्रकार से अपन को इसको करना है, यानी u इंटू वी करेंगे तो फर्स्ट को बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और पूरे का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा। तो वो यहाँ पे फर्स्ट को अपन मान लेंगे z, सेकंड को मान लेंगे e⁻2z। तो फर्स्ट को बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो z का 1 हो जाएगा, और e⁻2z/2 का करेंगे तो e⁻2z/2, दोबारा करेंगे तो e⁻2z/4, और 0 से 1 लिमिट पुट करेंगे। यानी इसमें कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, सिंपल सा, बस जैसे अपन नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं वैसे इंटीग्रेशन अपने को करना है यहाँ पे। तो सोल्व करेंगे तो e² प्लस 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई खास ना तो कैलकुलेशन थी ना कुछ और था, मतलब कहने का मतलब है कि फोकट के नंबर थी। ये 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यूसली ऐसे आए थे कि जो फोकट के नंबर वाले थे, तो इसका आंसर ये e² प्लस 1 बी हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनमें थोड़ा कोसी-रीमान इक्वेशन, थोड़ा कुछ ऐसे अपने को यूज होना चाहिए, तो वो अपने को पता होना चाहिए कैसे नेसेसरी कंडीशन क्या होती है एनालिटिक फंक्शन के लिए या डिफरेंशियल फंक्शन के लिए, और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ पे गिवन है कि f z इक्वल्स टू ux i प्लस आइटा uxy प्लस आइटा vxy इज एनालिटिक इन डोमेन d, देन यानी कि u f इक्वल टू u प्लस आइटा v अपने को गिवन है, और वो कैसा है, एनालिटिक है डोमेन d में। तो कौन सा ट्रू होगा कि del2/del x² y ये वाला 0 होगा, ये 0 दोनों ही 0, या एक 0 नॉन 0, या नॉन 0 0, या दोनों ही नॉन 0। तो अपन चेक करेंगे कौन सा इसमें ट्रू होगा। तो यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि कोसी-रीमान इक्वेशन का क्या यूज होता है और एनालिटिक फंक्शन का क्या मतलब है। तो अगर एफ जेड इक्वल्स टू u प्लस आइटा एनालिटिक एंड डी, इसका मतलब कैसा है कि डिफरेंशियल फंक्शन तो भाई, क्योंकि एनालिटिक बोलने का मतलब ही क्या होता है कि कोई फंक्शन एनालिटिक है कहीं पे डोमेन डी में, इसका मतलब वो पूरे डोमेन में कैसा है, डिफरेंशिएबल है। और अपन जानते हैं कि नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आइटा वी इज डिफरेंशिएबल क्या होती है, वो कोसी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एनालिटिक दे रखा है डोमेन डी में, इसका मतलब पूरे डोमेन में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल होने के लिए कोसी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और कोसी-रीमान इक्वेशन अपन जानते हैं कि एफ इक्वल टू यू प्लस आइटा वी होता है, तो क्या होती है, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई और यू वाई इक्वल्स टू माइनस का वी एक्स। इसका मतलब यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल होंगे, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल होंगे विद माइनस साइन। और अगर एफ जेड इक्वल्स टू जेड का फंक्शन दे रखा हो, यानी कि उसमें टर्म सारी की जेड की आ रही है, जैसे जेड³ प्लस 3z² प्लस 5 आइटा जेड, तो अपन डेल एफ बाई डेल जेड बार 0 कर देते हैं, और जो जेड की वैल्यू आ जाती है बता देते हैं कि वहाँ पे फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। यानी कि वो जेड की टर्म में क्या होगी, कोसी-रीमान इक्वेशन होगी डेल एफ बाई डेल जेड बार अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे अपन को पता लगे कि कोसी-रीमान इक्वेशन होगी, पर ये क्या है, ध्यान रखना नेसेसरी कंडीशन है, यानी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ये सेटिस्फाई करेगा, पर अगर ये सेटिस्फाई करता है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। यानी कि सफिशिएंट कंडीशन ये वाली नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन ये है कि यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई एग्जिस्ट करने चाहिए और कंटिन्यूस होनी चाहिए, और साथ में कोसी-रीमान इक्वेशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो वो तो क्या होगी, सफिशिएंट कंडीशन। और नेसेसरी कंडीशन अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो कोसी-रीमान इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, यानी ये नेसेसरी कंडीशन होगी, अगर एनालिटिक है तो करेगा। पर सफिशिएंट बोलने का मतलब ये है कि कोई कंडीशन होती है जो अगर अपन सेटिस्फाई करा दें तो जो भी प्रॉपर्टी होल्ड होनी होती है वो हो जाती है, यानी कि वो सफिशिएंट है, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये दिखा देते हैं कि यू एक्स यू वाई ये कंटिन्यूस है और कोसी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो फंक्शन डेफिनेटली डिफरेंशिएबल होगा। और अगर कोसी-रीमान को सेटिस्फाई करते हैं तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। तो ऐसा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि नेसेसरी कंडीशन ये है, सफिशिएंट कंडीशन ये है, आपको ये देके थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है ऑप्शन में। ऐसा क्वेश्चन भी, मतलब थ्योरी टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पे अपने को पता है कि एफ जेड इक्वल टू एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और डिफरेंशियल हो जाएगा तो कोसी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इसी से अपन अपना काम कर लेंगे, कोसी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब जब एफ जेड इक्वल टू यू एक्स प्लस आइटा एनालिटिक डिफरेंशिएबल कोसी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यानी कि यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स। अब अगर अपन फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करें तो इधर क्या बन जाएगा, यू एक्स इक्वल टू वी एक्स वाई, और जब यू एक्स इक्वल टू वी एक्स वाई बन गया और सेकंड का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यू वाई वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स वाई बन गया। और हम जानते हैं कि वी एक्स वाई इक्वल्स टू होता है वी वाई एक्स।
जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो अब इन दोनों को ऐड करें, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई को, तो ये क्या बन जाएगा, वी एक्स वाई माइनस का वी वाई एक्स, तो ये हो जाएगा जीरो, और ये जीरो हो जाएगा तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई जीरो बन गया। अब सेकेंड वाला में क्या है, अब इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव और कर लेते हैं, यानी कि यू एक्स वाई इक्वल टू वी वाई है और यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स है। इसका डेरिवेटिव अगर अपन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बन जाएगा, यू एक्स वाई इक्वल्स टू वी वाई वाई, और अगर इसका डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यू वाई इक्वल्स टू माइनस का वी एक्स वाई, और इसका अक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यू एक्स वाई इक्वल्स टू वी एक्स अक्स, यानी कि इस प्रकार से बन जाएगा ये यू एक्स वाई इक्वल्स टू वी वाई वाई और वी एक्स एक्स इक्वल्स टू माइनस का यू वाई एक्स। अब इन दोनों को अगर अपन ऐड करें तो वी एक्स एक्स प्लस वी वाई क्या बनेगा, माइनस का यू वाई एक्स प्लस यू एक्स वाई, और ये दोनों तो इक्वल होते हैं तो ये भी जीरो बना देगा, तो वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई भी जीरो बन गया और यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई भी जीरो बन गया, यानी कि दोनों ही अपन क्या बता सकते हैं, जीरो है, यानी कि यू और वी दोनों ही क्या है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो कि क्या होती है, डेल टू यू इक्वल्स टू जीरो, यानी कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, और डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये डबल बोलने का मतलब कि दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो दोनों ही क्या करेंगे, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो दोनों इक्वल्स टू क्या है, जीरो, ऐसा ऑप्शन अपने को ए वाला ही दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर ए, दोनों यहाँ पे क्या आ गए, जीरो आ गए। तो ये तो क्या था, कॉची-रीमान इक्वेशन का यूज था कि अपन एनालिटिक फंक्शन में और डिफरेंशिएबल में कैसे कॉची-रीमान इक्वेशन का यूज करते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि एंटायर फंक्शन, अब पहले तो पता होना चाहिए कि एंटायर फंक्शन क्या होती है और डिफरेंशिएबल क्या होता है और एनालिटिक, ये तीनों का मतलब आपस में क्या तो लिंक है और कैसे इनका यूज अपन करते हैं। कि एंटायर फंक्शन इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होगा, फाइनाइटली डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा और आइडेंटिकली जीरो होगा, ये अपने को बताना है इसमें। तो अब इंटायर फंक्शन के लिए पहले तो पता होना चाहिए इंटायर फंक्शन क्या है। इंटायर फंक्शन बोलने का मतलब कि फंक्शन विच इज एनालिटिक ऑन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसा होगा, वो एनालिटिक होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एंटायर फंक्शन। किसी भी प्रकार की कोई सिंगुलरिटी नहीं है उसमें, ना कोई पोल एसेंशियल रिमूवल कुछ भी नहीं है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसा है, वो एनालिटिक है। अब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है तो एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ is said to be analytic at the point z0 if it is differentiable in some neighborhood of z0, यानी कि जैसे अपन कोई डोमेन बनाए, जैसे ये अपन ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट z0 है, तो उस पे फंक्शन अगर एनालिटिक होने का मतलब है कि वो इसके आसपास जो इसका नेबरहुड है उसमें पूरे में कैसा है, एनालिटिक है, तो अपन फंक्शन बोलेंगे कि वो यहाँ पे एनालिटिक है। और जैसे अपन पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लें और कोई फंक्शन ऐसा मिल जाए जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, तो उसको अपन इंटायर बोल देंगे, और वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे z0 पे एनालिटिक बोलने का मतलब है कि वो उसके अपने नेबरहुड में भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और डिफरेंशिएबल की जनरल डेफिनेशन अपन जानते हैं कि लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो, तो वो अपन लगा के यहाँ से डिफरेंशिएबली बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन एंटायर है तो वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल है, सॉरी इंटायर है तो एनालिटिक है, एनालिटिक है तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल हो गया। अब जब इंटायर है इसका मतलब वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल, यानी उसके पास कोई भी सिंगुलरिटी कुछ नहीं है, तो अपन उसका बोल सकते हैं कि एनालिटिक एवरीवेयर और डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, यानी कि कहीं पे भी आप उसका एनालिटिक कर सकते हो, कहीं पे भी उसका डिफरेंशिएबल कर सकते हो। और जब एफ जेड एनालिटिक है तो इसका मतलब एफ डैश जेड भी एनालिटिक होगा, और जब एफ डैश जेड एनालिटिक होगा तो एफ डबल डैश जेड भी एनालिटिक हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन चलते जाएंगे तो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं, यानी कोई एनालिटिक फंक्शन है तो वो इनफाइनाइटली क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। ये कैसे पता लगा कि इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि एफ जेड एनालिटिक मतलब एफ जेड डिफरेंशिएबल। अब एफ जेड डिफरेंशिएबल पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, उसके पास भी कोई सिंगुलरिटी उंगुलरिटी कुछ नहीं है, वो भी सब जगह डिफरेंशिएबल होगा, तो अपन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश जेड, उसको भी अपन डिफरेंशिएबल बता सकते हैं, एफ डबल डैश जेड भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, यानी कि ये इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल अपन बोल सकते हैं। कोई एंटायर फंक्शन है तो उसको अपन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल ही हो जाएगा, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। अब आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वो भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें इसका यूज होगा, इसमें स्टर्म लियोविली थ्योरम का यूज करना है अपने को, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये ध्यान रखना, जैसे भी ऐसा क्वेश्चन आता है इनकरेक्ट, करेक्ट, ट्रू, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है कि आप ताकि गलती कर दो। आप देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अब पहला ऑप्शन देखा कि एफ जेड इज इंटायर एंड बाउंडेड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, देन एफ जेड इज कांस्टेंट। आप सोचोगे तो सही है, तो चलो आगे वाले क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है कि आगे वाले ऑप्शन देखेंगे नहीं, ये तो सही हो गया तो चलो लगा देते टिक। पर ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और इसमें तो ऑफलाइन पेपर होगा तो आप ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो एफ जेड इज एंटायर एंड बाउंडेड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, देन एफ जेड इज कांस्टेंट, एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड जीरो, देन एफ डैश जेड इज आल्सो एनालिटिक। ये तो अभी अपन ने देखा था कि अगर एफ जेड एनालिटिक जेड जीरो पे होगा तो एफ डैश जेड भी एनालिटिक हो जाएगा। एनालिटिक इज एंटायर और एंटायर फंक्शन इज एनालिटिक, तो देखते हैं कि कौन सा सही है। अब देखो यहाँ से, अब एंटायर फंक्शन है तो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एंटायर फंक्शन है तो एनालिटिक होगा,
और एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड जीरो है तो एफ डैश जेड भी एनालिटिक हो जाएगा, यानी कि बी और सी तो देखो इसके ट्रू ऑप्शन है, पर अपने को इनकरेक्ट ढूंढना तो या तो ए होगा या सी होगा, उनको और चेक कर लेते हैं। क्योंकि एफ जेड एनालिटिक जेड जीरो तो एफ डैश जेड भी हो जाएगा, और इंटायर फंक्शन तो एनालिटिक, अभी हमने देखा कि इंटायर बोलने का मतलब ही यही है कि वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसा है, एनालिटिक है। तो अभी इसने बोला क्या एनालिटिक है तो इंटायर होगा, यानी कि इसका कन्वर्स पूछ लिया अपने को, और ए ऑप्शन में बोला कि इंटायर भी है और बाउंडेड भी है, तो क्या कांस्टेंट होगा क्या? तो इसके लिए अपन को एक स्टर्म लिउविल थ्योरम होती है, उसको जानना जरूरी है। तो स्टर्म लिउविल थ्योरम क्या होती है कि अगर कोई फंक्शन इंटायर है और बाउंडेड है तो वो कांस्टेंट बन जाएगा, और इंटायर प्लस नॉन कांस्टेंट है तो वो अनबाउंडेड होगा। जबकि यहाँ पे पहला ऑप्शन में बोला गया है कि एफ इज इंटायर और बाउंडेड, तो यानी कि बाई स्टर्म लिउविल थ्योरम पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो भी ट्रू है, पर अपने को पूछा कि इनकरेक्ट बताना है। अब एफ जेड एनालिटिक तो एफ डैश जेड भी एनालिटिक हो जाएगा, इंटायर फंक्शन भी एनालिटिक, तो सी ऑप्शन बच गया जो कि इनकरेक्ट है। अब सी इनकरेक्ट कैसे है, यानी कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो इंटायर होगा। अब देखो एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस वन है, तो ये जेड इक्वल टू वन को छोड़ के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे है, एनालिटिक है, तो इसको एनालिटिक तो बोल सकते हैं, पर इंटायर तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इंटायर होने के लिए पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन सी में होना चाहिए। तो एनालिटिक बोलने का तो अपन कहीं पे भी देख लेंगे एनालिटिक, कोई भी थोड़ा सा डोमेन बना लेंगे, बोल देंगे फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक है, तो यहाँ पे एनालिटिक होने से अपना काम नहीं चलेगा, अपने को तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या चाहिए, एनालिटिक चाहिए, तब अपन उसको इंटायर बोलेंगे। इसका मतलब एनालिटिक होना एंटायर जरूरी नहीं है, एंटायर होगा तो एनालिटिक होगा, पर अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका एंटायर होना जरूरी नहीं है। तो वो अपने को यहाँ से पता लग रहा है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो मतलब फाइनाइट डोमेन पे क्या हो, एनालिटिक हो, तो उसका एंटायर होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब एनालिटिक फंक्शन है तो वो एंटायर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया इसका सी, एनालिटिक फंक्शन इज एंटायर, ये बोलना गलत है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि द कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल इज पाथ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एंड पॉइंट्स, पाथ इंडिपेंडेंट और नॉन ऑफ दीज। तो ये तो आपको सीधा पता कि कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, इसको अपन देख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल या कैलकुलस की थ्योरम क्या होती है कि अगर एफ जेड एनालिटिक है कहाँ पे, डोमेन डी में, और अब जब अपन एफ जेड एनालिटिक है डी में, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कैपिटल एफ जेड सच दैट एफ डैश जेड इक्वल्स टू एफ जेड इन डी, यानी कि इसका डेरिवेटिव जो भी होगा, यानी कि सॉरी इसका प्रीमिटिव जिसको अपन बोलते हैं, प्रीमिटिव थ्योरम यही तो होती है कि एफ डैश जेड इक्वल टू एफ जेड अपने को मिल जाएगा। तो फॉर ऑल पॉइंट्स इन डी जॉइनिंग जेड जीरो एंड जेड वन इन डी, यानी कि अपना को डोमेन डी है, इसमें कोई भी दो पॉइंट जेड जीरो और जेड वन लेंगे तो उनको जोड़ने वाला ये वाला पाथ ले लो या ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, या कोई भी पाथ जैसे जेड जीरो से लेके जेड वन तक जाने, आप सीधे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, घूम फिर के आ जाओ, वापस आए, वापस गए, वापस आए, वापस गए, फिर यहाँ पहुंचे, कैसे भी जाओ, तो इसका इंटीग्रेशन बोला ना कि ओवर फॉर ऑल पाथ जॉइनिंग जेड जीरो एंड जेड वन इन डी, इंटीग्रेशन जेड जीरो से जेड वन एफ जेड डी जेड क्या आएगा, एफ जेड वन माइनस एफ जेड जीरो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट्स की जो वैल्यू है ना उसी पे डिपेंड करेगा, एफ जेड वन माइनस एफ जीरो, इसका मतलब डिपेंड ऑन जेड जीरो एंड जेड वन, तो एंड पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है आपने क्या पाथ लिया है, इस पर कोई मतलब ही नहीं कि कैसा पाथ लिया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन है वो कैसा है, पाथ इंडिपेंडेंट है और डिपेंड ऑन एंड पॉइंट्स। तो पाथ डिपेंडेंट गलत हो गया, पाथ इंडिपेंडेंट सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ नहीं, पाथ एंड पॉइंट्स पे तो डिपेंड करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स के जो क्वेश्चन थे वो बड़े सिंपल थे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पूछा गया था, कहीं पे इंटायर की फंक्शन की बात हुई थी, कहीं पे बाउंडेड स्टर्म लिउविल थ्योरम का यूज करा, तो इस प्रकार से हमने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला ये सब इसके थोड़े जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे उनको देखा। और नेक्स्ट वीडियो में अपन 2018 की कॉम्प्लेक्स के देख लेंगे, ग्रुप थ्योरी के, या जो भी आप बोलेंगे। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।